हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट लेक्चर है ना। और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अपन जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी का शीट के सारे सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी मोटा शीट है, काफी लंबा शीट है और बहुत सारे सवाल से भरे हुए। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन की कलेक्शन है। ठीक है, लगभग पुराने 40 साल से आगे मेंस और एडवांस बिजनेस सवाल आए हैं, सारे के सारे दे दिए उधर, है ना। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ, तो उसको अगर आप कर लीजिएगा तो एनफ है। ठीक है, अभी तो आईटी का सवाल ऐसे ऐसे पानी से बना दोगे आप। ठीक है, अगर आप किए हो, है ना, कंडीशन मस्ट बी अप्लाइड। ठीक है, तो ये शीट डिस्कशन जो होते हैं सारे चैप्टर के एंड पे, वही सबसे कीमती चीज है और वही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, पढ़ाना कुछ हद तक और वो तो ठीक है, चलो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके अलावा आपको कितना पता चला, आपको कितना आया, आपको कितना समझ में आया, या फिर क्या जो मैं बोलता जा रहा हूं हमेशा कि इतना कर लो तो हो जाएगा, इतना कर लो तो हो जाएगा, वाकई वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, वो पता चलता है एग्जैक्टली जब आप एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 के प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो कि पुराने जितने सालों में कितने किस प्रकार के सवाल पूछे गए एग्जाम में। वो जब आप करते हो तब जाकर के कभी ना कभी आपको ये अंदाजा होता है कि नहीं सर जो बोल रहे हैं क्या वो सही है, कि अगर एडवांस इस लेवल में सवाल पूछता है, मेंस अगर इस लेवल में पूछता है, बोर्ड अगर इस लेवल में पूछता है, तो क्या वाकई इन तीनों के ऊपर लेवल के जाकर के अपन तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो हकीकत में सच्चाई क्या है वो अपने को तभी जाकर के पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए शीट डिस्कशन में उससे भी जरूरी चीज, अपन ने सच बोला या झूठ बोला वो तो ठीक है, वो तो एक साइड रख दो, उससे भी सबसे जरूरी चीज कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया, है ना, आपके ग्रिप में कितना है टॉपिक। वो कहीं ना कहीं जब तक पूरा शीट आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक का कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आए तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो आप डिप्रेस रहोगे या तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट होगा कि आप, है ना, एनसीईआरटी करके बोल देंगे कि अपन नहीं तो एडवांस के सारे सवाल बना देंगे और एग्जाम में जाकर के धराशायी। ठीक है, चलो दो ही पॉसिबिलिटी होता है ना। तो शीट का वारी है ना, शुरू करते भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन है इस शीट में, है ना। तो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 2 क्वेश्चन एडवांस में तो आप मान के रखो। ठीक है, मतलब पूरा ब्रांच मिला करके बोल रहे, एलसीडी पूरा ब्रांच अगर मिला दे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तब तो आप 3 क्वेश्चन मान के रखो। ठीक है, तो देखते चलिए, है ना। 3 क्वेश्चन अपन बोल रहे हैं कि 19 में तो, हाँ 19 में भी 3 क्वेश्चन ही आया था, बट 19 में तीनों के तीनों लिमिट से ही पूछ लिए थे उन्होंने। ठीक है, खैर चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 पहले डिस्कस करते हैं। जो बोर्ड लेवल एक्सरसाइज है उनमें काफी क्वेश्चन मैंने करके दे दिया था, बट देखते जो भी और शायद आपका थोड़ा बहुत डाउट रह सकता है, वो मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है भी, देखो सेट में आपके कितने सवाल है, अगर मैं गिनने लग जाऊं तो मान लो कम से कम तो 150 सवाल तो मिनिमम हो ही जाएंगे। ठीक है, और 150 सवाल भी वो एक क्लास लेवल की सवाल है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन अपन अगर 150 क्वेश्चन क्लास में करने देते तो भाई 10 वीडियो लग जाएगा। सही है, तो डिस्कशन जो होता है वो थोड़ा जल्दी होता है। आप जानते हो कि वो थोड़ा आपको भी दिमाग लगाना पड़ता है ना। और बाकी जूम का क्लास भी होता है यार हफ्ते में। ठीक है, 6 घंटे का क्लास भी होता है हफ्ते में, तो वो हर तरफ से आपको सफिशिएंट मदद मिल रहा है। ठीक है, और जितना कर सकता हूँ पूरा आपका ऑफलाइन में जिस प्रकार से आप क्लास करते थे और जिस प्रकार से आपका चलता था सारी चीजें, है ना, उस चीज को पूरा रिप्लेस करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, है ना, एक भी तरीके से, ताकि आपको कमी महसूस हो या फिर कुछ भी हो, कोशिश कर रहा हूं जितना कर सकता हूं। पता नहीं कर पा रहा हूं नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता, बट कोशिश जारी है। अगर कुछ सजेशन जरूर है आपका तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वो शुरू करते हैं डिस्कशन। ठीक है, तो नंबर 1 पे तो सारी चीज वही फॉर्मूला बेस है, आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, नंबर 1 में सारी चीज हो जाएगा। 2 तो मैंने कर ही दिया, 3 आप कर सकते हो, 4 कर ही लोगे, अगर 10 तो करके दिया ना। 10 अगर समझ में आया तो 4 तो हो ही जाना चाहिए, और 10 अगर समझ में नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं पूछे आप, वो मेरा सवाल है, नहीं करके दूंगा। ठीक है, 5 कर दिया था, 6 आराम से एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का खेल है, आराम से हो जाएगा। 7 करके दे दिया था। 8 का नंबर 1 कर दिया, नंबर 2 बन ही जाना चाहिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, माइनस प्लस करके एडजस्टमेंट कर दो, हो जाएगा। और अगर जेक पे आता है तो लॉपिटल लगा देना, खत्म काम। ठीक है, 9, हाँ चलो 9 बता देता हूँ। फंक्शनल रूल देख करके आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा। ठीक है, बट घबराओ मत, फंक्शनल रूल से वाकिफ हो जाओ। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट है फंक्शनल रूल का, और वो किसी ना किसी एग्जाम में तो आपको देखे जाएगा। ठीक है, अभी इसका तो कोई गारंटी नहीं कि बोर्ड में आएगा नहीं आएगा, बट
एग्जाम में ये पूछेंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक फंक्शन उन्होंने डिफाइन कर रखा है जो कि रियल से रियल डिफाइंड है, सही है। और एक फंक्शनल रूल दे रखा है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू योर एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्लियर है मेरी बात? चलो कोई बात नहीं, है ना। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल, सही है। एंड एफ एक्स नॉन जीरो, साथों साथ एक और कंडीशन लगाया कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलो तो सपोज दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना दे रखा है 2। डिफरेंशिएबल है तभी तो ये एफ डैश जीरो का वैल्यू 2 दे रखा है। तो आपको प्रूफ करना है एफ डैश एक्स का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये आप कैसे प्रूफ करोगे, जरा ध्यान से देखो। एफ डैश सी का डेफिनेशन आपको पता था ना, लिमिट क्या था, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। तो c की जगह पे x है तो यहाँ पे x प्लस h हो जाएगा, माइनस f ऑफ c दैट इज x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, h हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रहा है ना। चलो तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्लियर है, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h को इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं ब्रेक करूं तो ये एफ एक्स इंटू एफ ऑफ h हो जाएगा, माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, यहां से अपन ने एफ एक्स को बाहर निकाल दिए और अंदर जो है वो क्या बच रहा है, एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। अभी ये लिमिट तो एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो बाहर आ जाएगा लिमिट का। तो ये एफ एक्स हो गया, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये एफ ऑफ एच हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। अभी इस लिमिट का वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है ना। अभी अगर इस लिमिट का वैल्यू चाहिए तो इसको कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपको f0 का वैल्यू भी नहीं पता था। अगर h0 डाल करके देखते हो तो f0 का वैल्यू भी पता नहीं चल रहा है, तो जरूर अपन इस लिमिट को निकालने के लिए इस डाटा का यूज जरूर करेंगे। f dash 0 का वैल्यू 2 दे रखा है ना। व्हाट इज f dash 0? f dash 0 विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 2। ये आरएचडी ही लिखा मैंने, एलएचडी भी आप लिख सकते हो, मैंने आरएचडी लिखा, दोनों बराबर आएगा। पता है क्योंकि लिमिट डिफरेंशिएबल है ना फंक्शन x इक्वल टू 0 पे, तो दोनों तो इक्वल आएगा, तो कोई भी एक लिख के क्या फर्क पड़ता है, समझ आ रहा है क्या। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0। अभी f ऑफ 0 का जरूरत है तो उसके लिए अपन कहां पे जाएंगे, फंक्शनल इक्वेशन पे जाएंगे और फंक्शनल इक्वेशन पे क्या डाल देंगे कि x और y दोनों का वैल्यू क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। अगर दोनों को 0 डाल देते तो ये हो जाएगा f0 और ये हो जाएगा आपका f0 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से f0 का दो ऑप्शन निकल जाता है, या तो 0 या तो 1। बट यहाँ पे बोल के दिया कि fx इज नॉट इक्वल टू 0, इसका अहमियत आपको पता चल रहा है ना, इस जगह पे इसका इंपॉर्टेंस समझ आता है। मतलब f0 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली f0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर f0 का वैल्यू 1 हो जाता है तो यहाँ पे f0 की जगह पे अपन क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 2 हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस लिमिट का आंसर कितना निकल आया, 2। तो इसका वैल्यू 2 रख दो तो ये कितना प्रूफ हो गया, 2 टाइम्स ऑफ fx प्रूफ हो गया। क्लियर है, कुछ इस प्रकार से कर सकते हो, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में अगर आएगा तो काफी अच्छा क्वेश्चन माने जाएंगे, समझ में आ रहा है। और आईटीजी में भी पूछा जा सकता है ना, आईटी के लिए भी एक ऑप्शन है, अच्छा चॉइस है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन मेंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं आराम से, ठीक है, पूरा चांस बनता है, ठीक है। मेंस में आ सकते हैं और बोर्ड्स में आ सकते हैं, दोनों, ठीक है। दोनों के लिए सॉल्यूशन सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस वही चीज है, अच्छा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इस प्रकार के सवाल, ठीक है। चलो नंबर 10 करा के दे दिया था। नंबर 11 मुझे लगता नहीं मेरे कोई जरूरत है, खैर अगर जरूरत होता है तो एक्सरसाइज 2 में इस प्रकार के और हैवी भी क्वेश्चन मैं उठाऊंगा तो उधर मैं बता दूंगा ऐसे ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लग नहीं रहा है कि बताने का जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 भी लग नहीं रहा है कि करने का जरूरत है, एकदम सिंपल फंक्शन दे रखा है, उसका एफ डैश निकालना तो आता ही है ना आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ना एफ डैश 5 जो आपको निकालने बोला है, अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को, तब तो ठीक है दोस्त, ठीक है। बट आप ना क्या करो, एक बार डेफिनेशन से ही निकालो उसको। एफ डैश 5 जो है वो लिमिट वाला डेफिनेशन से निकालो, तीनों एफ डैश को आप लिमिट वाले डेफिनेशन से निकालो, देन यू पुट द वैल्यूज एंड प्रूव इट, ठीक है। तो उसके बाद 14 जो है वो भी काफी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है। बेसिकली इस प्रकार की क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज 2 में उठाएंगे, इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि एकदम फ्लैट प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सिंपल है। अगर आपको डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मेरे को जूम में पूछेंगे, अपन आपको सॉल्यूशन पूरा बता के देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, हर एक बच्चे का डाउट भी क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, कर पाता हूँ या नहीं वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, ठीक है, कि वो कितना एफर्ट लगा रहा है।
15 नंबर क्वेश्चन बता देते, चलो ये अलग सा एक और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि f इज ए इवन फंक्शन, f एक इवन फंक्शन बोल के दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। सच दैट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h जो है वो क्या हो रहा है, हैज सम फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू। इसका आंसर क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है वो बोल के दिया है, ठीक है। और f इवन फंक्शन है, तो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 प्रूफ करना है तो RHD और LHD इक्वल दिखाना पड़ेगा और दोनों फाइनाइट दिखाना पड़ेगा। तो RHD क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है f ऑफ डेफिनेशन से कि ये फाइनाइट होगा। सिमिलरली अगर मैं LHD का बात करूं तो वो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाय h। क्लियर है, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस h, और फंक्शन इवन है तो f ऑफ माइनस h को मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ माइनस h को लिख सकता हूं fh, डायरेक्टली लिख दूंगा ना fh, ठीक है। तो ये अगर मैं घुमा करके इसको लिखता हूं तो ये तो कहीं ना कहीं माइनस ऑफ RHD के इक्वल आ जाएगा जो कि फाइनाइट होगा, ठीक है। तो प्रूफ हो गया ना कि LHD अगर माइनस ऑफ RHD के इक्वल है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया ना, क्योंकि डिफरेंशिएबल कौन होता है, जब ये दोनों चीज इक्वल होता है ना। अगर ये दोनों अनइक्वल है तब तो हो ही नहीं सकता है ना, डिफरेंशिएबिलिटी का कोई सवाल आता ही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल रद्दी आराम से कर लोगे, 16 17 ये सब हो। अच्छा 17 में क्वेश्चन देख करके तो घबरा नहीं होंगे ना, ठीक है। चलिए बता देते क्वेश्चन नंबर 17, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर डाउट है तो बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। 17 में आपका fx जो दे रखा है वो उसको जरा ध्यान से देखिए, x माइनस e 2 टू दी पावर माइनस 2 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई e माइनस x, सही है। जहां पे x का वैल्यू e के इक्वल नहीं है, ठीक है। और अगर x का वैल्यू e के इक्वल है देन द आंसर विल बी 0। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। Now we have to check the continuity and differentiability at x equal to e। बेटर है कि आप पहले डिफरेंशिएबिलिटी सर्च मारो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन सबसे पहले यहाँ पे कि x इक्वल टू e पे आपको LHD निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेशन लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ e माइनस f ऑफ e माइनस h डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आया तो ध्यान रखना कि कंटिन्यूअस होने का चांसेस बनता है, ठीक है। चलो तो f ऑफ e कितना है, 0 दिया हुआ है, x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। f ऑफ e माइनस h जरा ध्यान से देखिए, e माइनस h माइनस e, तो ये माइनस h हो जाएगा, है ना। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है या इसके पावर में है डायरेक्टली, ऑब्वियसली इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, हाँ भाई मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये 2 टू दी पावर माइनस 2 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई e माइनस h, ये हो जाएगा h, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना बच रहा है, h। तो ये नालायक तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिमिट के अंदर जो चीज बच रहा है वो बच रहा है 2 टू दी पावर माइनस 2 टू दी पावर 1 बाई h। अभी देख h अगर 0 को टेंड कर रहा है ऑब्वियसली प्लस साइड से करेगा, तो ये चीज हमेशा इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो 2 रेज़ टू पावर इंफिनिटी विल टेंड टू इंफिनिटी and the value becomes 2 power minus infinity. As it becomes 2 power minus infinity, therefore it will become 1 upon 2 power infinity, which is tending to 0 and limiting value of 0 will be 0। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये LHD तो 0 आ गया। सिमिलरली अगर मैं RHD देखता हूं तो RHD कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of e plus h। व्हाट इज f of e plus h, पुट x इक्वल टू e plus h, तो ये आ जाएगा h इंटू 2 टू द पावर माइनस 2, ये 1 बाई माइनस h आ जाएगा, सही है क्या। डिवाइडेड बाई h बचेगा, माइनस f ऑफ e तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखा नहीं मैं, तो h गया काम से। तो ये कितना आ रहा है, h टेंडिंग टू 0 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर माइनस 1 बाई h। एज h is tending to 0 it will tend to minus infinity,
ठीक है। अगर ये माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 2 पावर माइनस इंफिनिटी विल टेंड टू 0 एंड 2 पावर 0 विल टेंड टू 1। समझ में आ रहा है ना? ये माइनस इंफिनिटी तो 2 पावर माइनस इंफिनिटी विल टेंड टू 0 and as 2 power minus infinity is tend to 0, therefore 2 power minus 0 will be 1 definitely। तो LHD 0 आ रहा है और RHD 1 आ रहा है, ठीक है। तो LHD is not equal to RHD हो गया। अगर LHD is not equal to RHD हो गया तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? क्लियरली बोलो, फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x is equal to e। समझ में आ रहा है? और मैंने बोल के दिया था ये चीज कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू द रीजन कि P और Q दोनों के दोनों फाइनाइट एंड अनइक्वल है तो गारंटेड है कि फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस भी होगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अगर जेई पे है तब तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। देख रहे हो ना यहाँ पे कितना बड़ा हेल्प हो रहा है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बावजूद आपको एलएचएल आरएचएल चेक ही नहीं करना पड़ रहा है फॉर कंटिन्यूटी। डायरेक्टली वी कैन कमेंट दैट फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू e। बट अगर बोर्ड में आता है तो आप एलएचएल आरएचएल निकालना पड़ेगा और आपको एज ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है, बोर्ड में आने का पॉसिबिलिटी बनता है तो आप बिल्कुल एलएचएल आरएचएल निकाल के कंटिन्यूटी प्रूव करके रखोगे बिकॉज फंक्शन इज कंटीन्यूअस क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। और अगर डायरेक्टली आप देखना चाहते हो तो यहां से क्लियरली भी देख सकते हो, ठीक है ना। देखो ई प्लस और ई माइनस पे नेचर देख लो ना। ई प्लस पे क्या होगा? आरएचएल क्या होगा? ई प्लस पे ये क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। ये माइनस इंफिनिटी मतलब पावर जीरो मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू दिस 0, आंसर तो 0 ही आएगा। और आरएचएल में भी इधर क्या आएगा? एलएचएल में भी इधर क्या आएगा? 0 आएगा और 0 इंटू 0 विल बी 0। तो दोनों केस में इस नलाई की वजह से डिफरेंशिएबिलिटी में ये नलाई कैंसिल हो रहा था, इसीलिए 0 1 डिफरेंट चीज आ रहा था। बट इस जगह पे ये चीज कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? ये चीज कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? कैंसिल नहीं हो रहा है, इसीलिए 0 इंटू 1 या फिर 0 इंटू 0 दोनों केस में आंसर 0 बन रहा है और फंक्शन कंटीन्यूअस भी बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर f डैश पाई बाई 2 एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू निकालना है। अच्छा ठीक है, अगर f डैश पाई बाई 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका वैल्यू निकालना है, सही है, ठीक है। निकाल के उसका वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अगर f डैश पाई बाई 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका वैल्यू निकालना है, सही है। व्हाट इज योर fx? fx इज योर पाई बाई 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x फॉर ऑल x, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर fx। अगर इस चीज को अपन डिफाइन करें प्रॉपर्ली तो ये पाई बाई 2 माइनस x होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इफ x इज लेस देन 0 देन इट विल बी पाई बाई 2 प्लस x। क्लियर? अभी फंक्शन का क्या चेक करना है? पाई बाई 2 में डेरिवेटिव चेक करना। अरे भाई पाई बाई 2 मतलब तो इधर तो फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हर जगह पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। हर जगह पे डिफरेंशिएबल होता है तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और क्लियरली दिख रहा है इसका डेरिवेटिव -1 होगा, खत्म काम। मैं तो सोच रहा था कि 0 पे पूछ रहा है। अगर 0 पे पूछ रहा है तो एलएचडी आरएचडी हम निकालेंगे प्रॉपर्ली और निकालने के बाद देखेंगे कि अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर जेई पे ये सवाल पूछा जाता है तो मैं एलएचडी आरएचडी डायरेक्टली कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एलएचडी आरएचडी डायरेक्टली डिफरेंशिएबल से, देख यहाँ पे आरएचडी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से पता चल रहा है -1 है, एलएचडी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से पता चल रहा है +1 है। बट ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। बोल के दिया था कंटिन्यूटी चेक कर लो, अगर कंटीन्यूअस है फंक्शन देन डायरेक्टली गो थ्रू फॉर योर डिफरेंशिएशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से कर सकते हो और क्लियरली दिख रहा है x इक्वल टू 0 प्लस और 0 माइनस तो आंसर पाई बाई 2 ही आ रहा है। तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शनल वैल्यू की इक्वल भी है तो फंक्शन कंटीन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। अगर कंटीन्यूअस है तो क्लियरली अपन डेरिवेटिव चेक करके डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्लियरली द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और नॉन डिफरेंशिएबल तो इसको देख करके, ये तो प्रोसीजर बता दिया। अगर एग्जाम में आता है ये फंक्शन तब तो देख करके बोल देंगे अरे भाई मॉड x है, मॉड x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, पाई बाई 2 कांस्टेंट फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंस ऑफ ए डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियरली पता चल रहा है कि x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तरीके पे तरीके मेथड है, ठीक है। बट एज आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बड़े हो जाओगे तो आप भी मेरे तरीके से एकदम फटाफट आंसर निकालते जाओगे। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? 19 नंबर जो सवाल है वो बोर्ड के लायक तो नहीं है बट उस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई क्वेश्चन मुझे करने का जरूरत है क्योंकि सफिशिएंट चीज मैंने आपको लेक्चर 3 में डिस्कस कर दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है।
तो अगर फिर भी कोई किसी भी बच्चे को कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो प्रॉपर्ली पूछ लीजिएगा, आपका डाउट एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल तो मेरे को करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है ना। अपन एडवांस में एक्सरसाइज में उठाएंगे इस प्रकार के सवाल, समझ आ रहा है ना। चलो कर ही देते यार, कर ही देते। अगर आप बोल रहे हो इतना तो कर ही देते। नहीं आप तो नहीं बोल रहे हो, बट मेरे को लग रहा है कि कर देता हूँ। चलो 21 नंबर सवाल तो करा के दिया था, बट 20 नंबर तो नहीं कराया था शायद, तो कर ही देता हूँ। x से when x is less than equal to 1 and x square plus bx plus c x greater than 1 है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है जनाब x इक्वल टू 1 पे, मतलब कंटीन्यूअस भी है, कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है और कंटीन्यूअस भी है। अगर डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस दोनों है तो डायरेक्टली डेरिवेटिव चेक करके निकालो ना, काम खत्म करो। x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 1। x ग्रेटर देन 1 पे डिफरेंशिएट करो, पुट x इक्वल टू 1, कितना आएगा ट्वाइस x, 2 प्लस b आएगा, तो b का वैल्यू क्लियरली पता चल गया, -1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। और अभी क्या करना है, बस कंटिन्यूटी का कंडीशन लगा देना है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा। तो कंटिन्यूटी पे LHL कितना होगा 1, RHL कितना होगा 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस b प्लस c, तो b का वैल्यू -1 डालो तो ये काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, तो c का वैल्यू कितना आ गया 1, तो b -1 और c 1। ठीक है, बट मैंने तो ऐसे कर दिया। ठीक है, जे वाले तरीके से, जिस प्रकार से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना जगह लग रहा है आप देख ही सकते हो। ठीक है ना, दिमाग में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप प्रॉपर्ली इसका सॉल्यूशन बनाना चाहते हो और एज ए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में मैंने डाल के रखा है, तो प्रॉपर्ली आपको सॉल्यूशन बनाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो बनाइएगा प्रॉपर सॉल्यूशन और इसको सॉल्व भी कीजिएगा उस तरीके से। पहले LHD निकालिए, RHD निकालिए। LHD RHD आप अगर मैथड से निकालेंगे तो यही दोनों आएगा, है ना। बस यही दोनों मैंने डायरेक्टली निकाल दिया और ये दोनों भी मैंने डायरेक्टली निकाल दिया। बट आपको अगर बोर्ड में करना है तो इसको LHD RHD लगा के निकालना पड़ेगा, इसको भी LHS RHL लगा के निकालना पड़ेगा। क्लियर है, वही है आपका चीज। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर बता दिया था, 22 भी बता दी थी, 23 नंबर एडवांस का पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बता देते। 24 तो बताने का उम्मीद ही मत कीजिए, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 2 पे यार डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही ना जनाब। ठीक है, चलिए तो आप लिखेंगे कैसे 24 नंबर क्वेश्चन को? आप लिखेंगे कैसे बोलिए तो? आप प्रॉपर्ली इसको लिखेंगे कैसे? fx को आप क्या लिखेंगे? fx को लिखेंगे x, बॉक्स x है ना, तो बॉक्स x का आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा when x is in the interval 1 से 2। ठीक है, और जब आपका x का वैल्यू 2 से 3 हो जाएगा, वही तो है 3 पे और 1 पे ओपन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको x इक्वल टू 2 पे चेक करना है ना, तो आप बोलोगे कि as the function is discontinuous at x equal to 2, therefore clearly it is non differentiable at x equal to 2। ठीक है, या फिर अगर आपको दिखाना है तो आप प्रॉपर्ली बोर्ड में अगर आता है तो LHD RHD निकालिए, निकाल करके दिखाएंगे, है ना। LHD के क्या हो जाएगा, LHD कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आएगा 2 पे निकाल रहे तो f(2 - h डिवाइडेड बाई h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(2) कितना हो जाएगा जनाब? f(2) हो जाएगा आपका 2। इक्वालिटी पे देख रहे हो ना, 2 आ रहा है, -2 - h मतलब 2 से थोड़ा पीछे, आंसर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 0। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है। तो as it is tending to infinity, therefore LHD does not exist, and as one of the limit derivative does not exist, therefore RHD निकालने का, उसमें कमेंट करने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। फंक्शन क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है। चलिए वो वाला सवाल बताते हैं जो प्रीवियस ईयर एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, 23 नंबर सवाल, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पूछ रखा है। मतलब सीधा अगर इस प्रकार से आपको पूछता है कि डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव मतलब क्या है, मतलब क्लियरली वो जानना चाहते हैं कि फंक्शन कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है उस चीज को हटा दो, हटा करके बोल दो कि वो रिमेनिंग जो भी है वो डोमेन है। समझ में आ रहा है? तो ये fx का वैल्यू क्या दे रखा है, tan इनवर्स x where mod x is less than equal to 1 and it is half of mod x minus 1 where mod x is greater than 1। क्लियर है। चलो तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, यहां से सोचते यहां से क्या बोलेंगे अपन, यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि जनाब अगर इस चीज को प्रॉपर्ली अपन डिफाइन करें तो tan इनवर्स x कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से 1 होगा। ठीक है, जब x का वैल्यू -1 से छोटा होगा तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ -x - 1, और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ x - 1। क्लियर है। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर फंक्शन। ठीक है,
अभी तो मैं इसको डायरेक्टली देख के बोल सकता हूँ भाई -1 पे देख तो ये कंटिन्यूअस है या नहीं, पहले वो चेक कर ले। -1 अगर डालते तो ये 0 आएगा, -1 अगर इधर डालते हैं तो -tan−1 आएगा, और 1 अगर डालते तो ये भी 0, 1 अगर डालेंगे तो ये tan−1 0। तो -1 और 1 पे तो ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो नॉन डेरिवेबल तो होगा ही ना। क्लियर कंसेप्ट है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होगा? डोमेन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डोमेन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव का डोमेन क्या होगा? मतलब वही तो आएगा ना डोमेन पे, जो जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है +-1 पे, क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो वो तो डोमेन पे आएगा ही नहीं ना। तो डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्लियरली क्या हो जाएगा? रियल माइनस +-1। खत्म बात, क्लियर है, समझ आ गया होगा ना भाई। चलो खत्म एक्सरसाइज 1, बस हो गया। एक्सरसाइज 2, पहला रद्दी, दूसरा रद्दी, तीसरा रद्दी, 4th वन रद्दी सवाल, 5th वन गंदा, 6th वन फंक्शन डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूअस है, ये सब तो करा दिया, 7th वन फर्जी, 8 अरे करा ही दिया यार ये सब सारे सवाल, 9 फर्जी क्वेश्चन, 10 बता दिया, एकदम रद्दी सवाल आया हुआ है, ठीक है, कोई क्वालिटी नहीं है। पुराने 10 साल में आप बोर्ड में आप देख रहे हो डिफरेंशिएबिलिटी में कोई वेरिएशन दिख रहा है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन को पूछते जा रहा है। कितना साल पूछा उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी? एक बार पूछा है, 13 में पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन 16 में रिपीट कर दिया, 13 में जो पूछा है एज इट इज 16 में रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, 2014 में पूछा है, चलो 13, 14, 16 3 साल पूछा है, 15 में पूछा है, 4 साल पूछा है कंसेक्यूटिव डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन। चलो, और उसके आगे तो अभी तक दिख ही नहीं रहा है भाई। अरे 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 ये क्या दिख रहा है? उसके आगे तो दिख ही नहीं रहा है। 17, 18, 19, 20 पे आया था क्या? 20 पे शायद आया था, भूल गया यार। आपके टाइम में तो आने का पॉसिबिलिटी बनता है, बट उनको कोई सवाल ही नहीं मिलता है जनाब, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते जा रहे हैं, या तो थ्योरम पूछ रहा है या तो यही सवाल पूछ रहा है। ये सब करके बच्चा आईटी निकाल देगा, इतना आसान है क्या? चलिए एक्सरसाइज 3 आ गया, अच्छा जगह पे अपन पहुंच गए। अभी मजा आएगा डिस्कशन में और सही से चीजों को पकड़ में भी आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3, 4 सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, चलो देखते हैं उसको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अभी, है ना, हमारा अगला डिस्कशन। एक्सरसाइज 4 जो प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस है, स्टार्ट करते हैं जेई मेन वाले एक्सरसाइज से। पहला सवाल दिख रहा है मुझे, द वैल्यू ऑफ के पूछा है, वही द फंक्शन इज कंटिन्यूअस अगर है तो के का वैल्यू क्या होगा। खैर ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, चलो फिर भी थोड़ा सा एनालाइज करना सीख जाओगे, बट फिर भी इस प्रकार के रत्ती बहुत सारे सवाल भरे पड़े, जो अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखेगा वही मैं बताऊंगा, है ना। अगर यहाँ पे आपको मोस्ट प्रॉब्ली जितना भी 50-60 क्वेश्चन उनमें 40 क्वेश्चन तो आंख बंद करके बन जाना चाहिए यार, मेंस वाले सेक्शन का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन फिर भी अगर मैं देखता हूँ तो लगभग मान सकते हो आप, कितना मान सकते हो ना, आराम से आप इतना हिसाब तो लगा ही सकते हो, लगभग 75% क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आ ही नहीं चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। tan 4x डिवाइडेड बाई tan 5x, अगर सही अभी तक आप सही सब कुछ सही किए हो तो, अगर पढ़े ही नहीं हो, मैं कुछ पढ़ाया आप कुछ और किए, तो कहाँ से होगा? इतना आसान होता तो सभी नहीं कर देता, बोलो। चलो मास्टर लोग कर नहीं पा रहे हैं और आप बोल रहे हो सर आप बिना पढ़े कर लोगे, जबकि उनके पास एक सब्जेक्ट होता है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे होगा बोलो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज, ठीक है। x इक्वल टू π/2 पे अगर फंक्शन है तो ग्रेटर देन π/2 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं दिया ही नहीं, मतलब वन साइडेड कंटिन्यूटी मांग रहा है। तो x इक्वल टू π/2 में मैं फंक्शनल वैल्यू जो बोलूंगा वो क्या बोलूंगा, k + 2/5, और वही चीज हो जाएगा किसके इक्वल, LHL के इक्वल, LHL दैट इज योर x टेंडिंग टू π/2 माइनस 4/5 होल रेज़ टू पावर tan 4x बाई tan 5x, ठीक है। अभी π/2 माइनस पे, π/2 से थोड़ा सा पहले 4x क्या होगा, 4 into π/2 माइनस दैट इज 2π से थोड़ा सा पीछे होगा। 2π से अगर थोड़ा सा पीछे होता है तो tan x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है π/2, ये होता है 3π/2, और फिर ऐसे होता है 2π। 2π से थोड़ा सा पहले आंसर जो है वो -0.0001 के आसपास होगा, है ना, मतलब जीरो के बहुत नजदीक होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है।
और x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस पे tan 5x क्या होगा, tan 5x क्या होगा देख लो, tan 5x दैट इज 5 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 पे तो ये इसका अगला वाला ग्राफ 5 पाई बाई 2 पे तो ग्राफ क्या होगा 5 पाई बाई 2 माइनस पे क्या होगा इंफिनिटी होगा, तो इंफिनिटी हो रहा है प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो फाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट आंसर विल ऑलवेज टेंड टू 0, ठीक है, दिस आंसर विल ऑलवेज टेंड टू 0। तो 4/5 टू द पावर -0 और +0 बराबर है, आंसर हमेशा लिमिटिंग वैल्यू होकर के कितना आएगा 1 ही आएगा। तो k + 2/5 का वैल्यू 1 मिल गया, तो k का वैल्यू ऑब्वियसली 1 - 2/5 दैट इज 3/5 हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन टिक मार दो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सी होगा आंसर, ठीक है। देख लेना आंसर, चेक कर लेना। नंबर 2 क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सेम प्लेटफॉर्म है, आराम से निकाल सकते हो। मैं इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी में आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाता है इधर उधर तो वो उसका वैल्यू बताओ, क्या ए और बी का वैल्यू बताओ, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन। नंबर 3 एकदम रद्दी, नंबर 4 रद्दी क्वेश्चन कर दिया है, इस प्रकार के सवाल बहुत करा है, ठीक है ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नंबर 5 कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड है, चलो ये बता देता हूं, चलो चलो। तो f ऑफ 9/2 का वैल्यू है 2/9, f ऑफ 9/2 का वैल्यू दे रखा है 2/9, ठीक है। और आपको एक लिमिट पूछ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 - cos 3x by x स्क्वायर, 1 - cos 3x by x स्क्वायर। तो कंपोजिट फंक्शन का लिमिट आपको याद है ना, लिमिट ऑफ गॉफ x, उसको g ऑफ लिमिट ऑफ f ऑफ x कब लिख सकते थे, जब g फंक्शन जो है वो उस लिमिट का वैल्यू पे कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी मैं ऐसे कब लिख पाऊंगा, जब इस लिमिट का जो वैल्यू आएगा उस पे f फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। और इस लिमिट का वैल्यू कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए इधर 9 चाहिए, ऊपर 9 चाहिए, ऊपर 9 और ये 1 - cos fx by fx स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मेट से बन गया आंसर हाफ। तो 9 × हाफ कितना हो जाएगा 9/2, और 9/2 पे तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, उसका वैल्यू भी दे रखा है 2/9, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 2/9, सिंपल फ्लैट पैटर्न, ठीक है। एकदम रद्दी चीज है। डायरेक्टली कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन अगर किसी को नॉलेज है तो कर लेगा, अदरवाइज अगर नहीं पता तो यहाँ पे लॉपिटल, लिबनिट्ज कितना कुछ सोच करके वो आंसर कुछ नहीं कर पाएगा, इस ये एफ ही वो गड़बड़ कर देगा इसी एफ पे। और अगर आपको कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन का नॉलेज अच्छे से दिया है किसी ने तो प्रॉपर्ली एक झटके में आंसर निकाल सकते हो। नंबर 6 यार, बॉक्स और मॉड्यूलस, सिंपल बॉक्स x प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 - x, इन सबको डिफाइन करना अभी सिखाओ क्या, कितने बड़े चीज करा करके आ गया। नंबर 6 रद्दी क्वेश्चन एकदम। नंबर 7 फर्जी बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में करा चुका हूं, ठीक है। नंबर 8 कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अगेन एंड अगेन रिपीट, ठीक है, बट सेम पैटर्न नहीं है। fx को डिफाइन करो, gx को डिफाइन करो, फिर fog x निकालो, जैसे कराया था ना कि फंक्शन में, कंपोजिट फंक्शन में एक प्रोफाइल कराया था ना कि fx अगर डिफाइंड फंक्शन है, gx भी डिफाइंड पीस वाइज फंक्शन है, तो fog x कैसे निकालते हैं, बेसिकली कंपोजिट फंक्शन ऑफ पीस वाइज फंक्शंस जो है वो कैसे निकालते हैं, उसी चीज के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। तो बस वही चीज है, आपको ध्यान से समझना है, ये आराम से कर सकते हो आप, है ना। डायरेक्टली fx fog x निकाल दो ना, कैसे होगा, fog x अगर पता चल गया तो काम ही हो जाएगा ना, ठीक है। कंटिन्यूटी का सवाल तो कम है, ये तो ज्यादा से ज्यादा फंक्शन का काम है, ठीक है। नंबर 9, चलो नंबर 9 बता देते हैं। नंबर 9 भी एकदम रद्दी सवाल दिख रहा है मेरे को, बट फिर भी बॉक्स लग गया तो बच्चा लोग तो घबरा जाता है ना, बॉक्स आने के बाद ही। बट आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको इतना बॉक्स कराया कि आप खुद ही बॉक्स के अंदर घुस करके बैठे होगी, नहीं। बट बोर्ड पे से, जो बोर्ड पे ध्यान देता है एनसीईआरटी में, अरे थर्ड ब्रैकेट लिखो तो बॉक्स लगता है, फ्रैक्शन पार्ट लिखो तो कर्ली ब्रैकेट लिखो तो फ्रैक्शन पार्ट लग रहा है, क्या लिखो ऐसे छोड़ देता हूं, ठीक है। समझ जाना कि ये बॉक्स सेक्शन जो कॉस ऑफ थीटा है, थीटा, दिस इज योर थीटा, ठीक है। यहां पे बोल रहा है फंक्शन कंटीन्यूअस है फॉर एवरी रियल एक्स, डिसकंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस पूछ रहा है, तो कहां पे होगा डिसकंटीन्यूअस, बताइए जरा। ये फंक्शन कहां पे डिसकंटीन्यूअस होता है, x बिलोंग्स टू z पे डिसकंटीन्यूअस होता है, ठीक है।
बट हर एक z पे क्या होगा सिचुएशन जरा एनालाइज करो ध्यान से, ध्यान से देखो। हर एक z पे कोई भी इंटीजर में मान लेता हूं, मान लो x का वैल्यू 3 मान लिया, तो 3 प्लस पे सीन क्या होगा और 3 माइनस पे सीन क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। 3 प्लस पे ये कितना होगा 6 प्लस माइनस 1 दैट इज 5 प्लस बाई 2, तो कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 प्लस और साथ में रहेगा 3, और 3 माइनस पे ये बॉक्स हो जाएगा 2, बॉक्स का आंसर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस। अभी भाई कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर है तो प्लस पे देखो या माइनस पे देखो, उसका आंसर डेफिनेटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू 3 भी 0 के आसपास ही होगा, 0 इंटू 2 भी 0 के आसपास, और बाहर जब लिमिट लगेगा तो आंसर दोनों ही केस में 0 आएगा। दैट इज LHL RHL दोनों ही 0, मतलब फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस दिख रहा है। मतलब हमें लगा था कि इंटीजर पे ये फंक्शन नॉन डिसकंटिन्यूटी के कारण शायद पूरा एफएक्स डिसकंटिन्यूअस होगा। देख इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस है, बट हर एक इंटीजर पॉइंट पे इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 है। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0। हर एक इंटीजर पॉइंट पे इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 है। अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 है तो आप सोचो ना क्या होगा कि ये 0 इधर कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, 0 इंटू दैट मल्टीप्लाई होकर के आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फंक्शन कुछ कंटिन्यूटी शो करेगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। इसीलिए बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस एंड ए कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई कमेंट नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस हो भी सकता है डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस तो बन रहा था, बट हो क्या गया अंत में जाकर के कंटिन्यूअस हो गया, बिकॉज ये जो है ये सारे इंटीजर पे डाउट पॉइंट सिर्फ क्या है, ये तो हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है कॉस फंक्शन। डाउट पॉइंट सिर्फ आ रहा था इंटीजर, बट देखे कि इंटीजर पे ये नालायक 0 हो गया, जिस वजह से पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। किसी भी इंटीजर पे आप लिमिट चेक करो आंसर 0 ही मिलेगा, फंक्शन कंटिन्यूटी शो करेगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, तो अगर इंटीग्रल पॉइंट जो डाउट पॉइंट था वहीं पे अगर कंटिन्यूअस हो गया तो बाकी नॉन इंटीग्रल पॉइंट में तो कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज नॉन इंटीग्रल में ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा 0 पे ये क्या बोल रहा है, बार बार 0 क्यों दिखा रहा है ऑप्शन में, 0 पे एक बार चेक कर लेता हूं। चलो 0 पे ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और उधर हो जाएगा प्लस पाई बाई 2। हाँ तो 0 प्लस पे तो ये 0 है, 0 माइनस पे ये भी 0 है, क्या दिक्कत है, ये तो हर जगह पे कंटिन्यूअस होना चाहिए था। हाँ पहला ऑप्शन ही तो दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर। चेक कर लेते चलो आंसर 99999 इधर है आंसर 9 का A। हाँ सही है बिल्कुल, कोई टेंशन की वाली बात ही नहीं। चलो आगे देखते हैं फटाफट 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 देखते हैं भाई, समय नहीं है, बहुत सारे सवाल है बहुत सारे सवाल है। अगला नंबर 10, हाँ नंबर 10 लिमिट वगैरह थोड़ा सा अजीब टाइप का सेट किया है क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा बेहतर होगा आपके लिए। नहीं चलो ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो नंबर 10 को प्रॉपर्ली। f एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है 1 से 3 इस इंटरवल में, और जिसका कोडोमेन R सेट किया गया है। फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे बोला जा रहा है 1, और फंक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया है, बट फंक्शन एक इंटरवल में बिलोंग कर रहा है वो दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन पे मींस थोड़ा स्ट्रेस दे रहा है, मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछता है लिमिट एफ एक्स, स्टेटमेंट 1 पे पूछता है लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 2 पे RHL पूछ रहा है whether this limit exist or not। हमें ये बताना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। ये कब एग्जिस्ट होगा 2 माइनस पे, ये कब एग्जिस्ट होगा जब इसका आंसर फाइनाइट आएगा तभी तो एग्जिस्ट होगा ना। अच्छा जरा ध्यान से देखते हैं, तो डोमेन तो पूरा 1 से 3 है ना, डोमेन तो पूरा फंक्शन का 1 से 3 है। चलो तो अगर पूरा फंक्शन का डोमेन 1 से 3 है, यहाँ पे मॉड एक्स को तो दे करके आपको कंफ्यूज कर दिया, मॉड एक्स का वैल्यू एक्स ही होगा, एक्स बाई एक्स 1 होगा, मतलब हकीकत में ये कुछ इस प्रकार का सीन बन रहा है। ठीक है, अच्छा अभी ये नालायक देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इन द इंटरवल योर -6 टू सॉरी इन द इंटरवल 1 to 3। ठीक है ना, अगर रूट एक्स फंक्शन ऐसे है तो रूट ओवर ऑफ -x फंक्शन तो घूम जाएगा ना भाई, ऑब्वियसली घूम जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है √5,
1 पे वैल्यू आ रहा है √5 और 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है √3, 3 पे वैल्यू आ रहा है √3, तो फंक्शन यहां से यहां तक डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो fx का वैल्यू बोला गया है 1 से तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, मतलब इससे छोटा होगा मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा, दैट इज किससे छोटा होगा, √5 से छोटा होगा, समझ में आ रहा है ना। और अगर मुझे ये पता चल गया कि fx का वैल्यू हमेशा 1 से √5 इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो x टेंडिंग टू 2 माइनस पे, 2 माइनस तो इसी इंटरवल में है ना, तो 2 माइनस पे भी fx का वैल्यू जो है वो 1 से √5 इस इंटरवल में ही होगा, मतलब इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा, फाइनाइट होगा। और अगर ये लिमिट फाइनाइट हो गया तो लिमिट डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। अभी चलो स्टेटमेंट 2 पे ध्यान देते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अगर f कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, तो क्या हो रहा है, f अगर कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, तो यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है ना, f अगर कंटिन्यूअस होना है x इक्वल टू 2 पे, तो इसका जो वैल्यू है वो तो f ऑफ 2 के इक्वल होना पड़ेगा। आरएचएल का बात छोड़ो ना, पहला तो ये चेक करो कि ये होगा या नहीं, फिर ना जाकर के ये आएगा, फिर ना जाकर के ये आएगा, पहले ये हो रहा है या नहीं चेक करो ना। f ऑफ 2 का वैल्यू दे रखा है 1, तो लिमिट fx x टेंडिंग टू 2 माइनस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो आंसर तो आपको दिख रहा है क्लियरली 1 से √5 के बीच में होगा, और वो भी 1 कब हो रहा है, जब x का वैल्यू 1 पुट किया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, x का वैल्यू 1 पुट कर, नहीं ये तो हमेशा 1 हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, तो क्या ये लिमिट कभी भी इस 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब देखो ना, इंटरवल तो स्टार्ट हुआ 1 पे और बीच में 2 पे आकर के जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। f का वैल्यू 2 पे आकर के क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 पे आकर के वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। हमें इतना सा पता चला कि fx का वैल्यू 1 से √5 के बीच में है, ठीक है, fx का वैल्यू 1 से √5 के बीच में, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं इसको फर्दर जज करूं तो आपको क्लियरली यहां पे पता चल रहा है ना कि अगर मैं लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 2 माइनस का बात करूं, तो 2 माइनस का बात अगर करूं तो 2 माइनस मतलब यहां पे, तो यहां पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो तो इन दोनों के बीच में होगा, 1 से √5 के बीच में होगा, तो इसका आंसर फाइनाइट तो होगा, बट कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से √5 के अगर बीच में हो रहा है तो ये 1 के इक्वल कभी नहीं आएगा। अगर ये 1 के इक्वल कभी नहीं आया तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू कभी इक्वल ही नहीं हो सकता। अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, कंफर्म होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखेगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दैट इज आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही है, क्लियर है, बस खत्म। नंबर 11, स्टेटमेंट 1 पे लिमिट का डेफिनेशन, स्टेटमेंट, अरे ये सब रख दिए, कर लेना खुद से, ठीक है, आराम से हो जाएगा, करके तो देखो भाई, इतना कुछ पढ़ा रखा है। अभी प्रीवियस ईयर में आकर के, मेरा ये आदत नहीं है कि प्रीवियस ईयर करके तू और बोलूंगा ये देखो आईटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब मैं एंट्रेंस का तैयारी कर रहा हूँ, ये सब फर्जी बात करने का मेरे को शौक नहीं है। मेरे को जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, अभी प्रीवियस ईयर उठा करके देख लो, धराधर एक एक चीज बता दोगे, वही मेरा काम था। रटाने नहीं है आपको, ट्रेन करने आया हो, आपका दिमाग को तैयार करने आया। 12 नंबर सिंपल है, ये कॉमन चीज है, कॉमन सा चीज है यार, बता रखा हूं, x इंटू साइन 1/x कितना जगह पे बताया और कितना बार बोलूं। 13 नंबर तो ये सब तो शीट का ही क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 का। 14 ये सब बना लोगे यार। कंटिन्यूअस होने के लिए f0 का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली लिमिट निकाल दो ना उसका, लॉपिटल से लिमिट निकाल दो, खत्म हो जाएगा। 15 f ऑफ π/4 क्या होगा, f ऑफ π/4 हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/4 1 माइनस 10x/4x माइनस π, खत्म। 16 डर्कलेट फंक्शन, और कितना बार बोलूं, ये सब हो गया, सब हो गया, ये सब बोलने का उम्मीद ही मत रखो। 17 डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर है तो a/b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये कर देते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है तो कर देता हूं, बेहतर है। देखो fx का वैल्यू -x हो गया और a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस b हो गया।
जहां पे x का वैल्यू हो गया 1 से 2 और इधर x का वैल्यू हो गया 1 से छोटा, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, तो a बाई बी का वैल्यू बोलो। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 तो LHD RHD तो बराबर होगा ना भाई। LHD का वैल्यू क्या है, अभी कंटिन्यूअस है, डायरेक्टली जो मैं डेरिवेटिव करके निकाल दूं ये भी डाउट है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है या नहीं वही तो नहीं पता ना। तो चलो फिर भी LHD RHD से निकालता हूं। LHD कितना हो जाएगा x इक्वल टू -1 पे, ठीक है ना। LHD मतलब इसके ये सब केस में होता है, समझे ना, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूटी माना जा रहा है, आप डेरिवेटिव करके निकाल सकते हो, जो आंसर आएगा वही डायरेक्टली आप LHD RHD फॉर्मूले से करके देख लीजिएगा, मैं डेरिवेटिव करके दिखा रहा हूं, ठीक है। -1 हो जाएगा LHD और RHD कितना हो जाएगा, a का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन अभी के लिए याद कर लो 1 बाई -1 माइनस x स्क्वायर होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x होगा दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक। इनटू डेरिवेटिव ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कहां पे एट x इक्वल टू 1, क्योंकि डेरिवेटिव आप कहां पे निकाल रहे हो एट x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, स्क्वायर अगर कर देंगे तो यहां से पता चल गया कि इसका आंसर हो गया 0, तो 1 प्लस बी 0 हो गया, दैट इज बी का वैल्यू हो गया -1, ठीक है। डिफरेंशिएबल अगर है तो कंटिन्यूअस भी होगा, ए का वैल्यू निकालने के लिए आपको कंटिन्यूटी वाला कंडीशन का जरूरत होगा, मैंने बोला था है ना कि इस प्रकार की चीज जरूरत होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी दिया जाता है और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी को आपको खुद से लगाना पड़ेगा, वो बोल के नहीं देगा। तो एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 देयरफॉर इट मस्ट बी कंटीन्यूअस, x इक्वल टू 1 पे बोल दिया डिफरेंशिएबल तो कंटीन्यूअस होगा, तो कंटीन्यूअस LHL निकाल तो -1 हो जाएगा, RHL कितना होगा a प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस b, ठीक है। तो b का वैल्यू -1 है तो ये cos इनवर्स 0 हो जाएगा, तो cos इनवर्स 0 कितना हो जाएगा π/2, तो a का वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस π/2 डिवाइडेड बाय b निकालना है, b का वैल्यू -1 रख दो तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस π/2, 1 प्लस π/2 दैट इज 2 प्लस π/2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। सिंपल है, सिंपल फ्लैट है, रद्दी, ठीक है। 18 नंबर देखो, 18 नंबर पूछ रहा है आपको gx एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है और k और m दो आर्बिट्रेरी वैल्यू है और k प्लस m का वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल है, कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं, ठीक है। एक पॉज लेके मैं शुरू कर रहा हूँ। तो 18 तक हो गया था हमारा, है ना। अगला डिस्कशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, जे मेंस 19, हाँ 19 वाला देखो, इस प्रकार के सवाल मैं तो बोलूंगा बहुत ही अच्छा पूछा है उन्होंने, है ना। f बोला है आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x इक्वल टू 0, ठीक है। डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है और इसमें मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन एक और रिपीट हुआ है, कहाँ पे मैं एग्जैक्टली देख करके बताना पड़ेगा मुझे आपको। इनइक्वालिटी वाला सवाल जहां पे भी देखोगे ना इसी प्रकार से फंडा है। हाँ 2005 में दिख रहा है, एक 2005 में एक चीज दिखा था, वही 2014 में उसी पैटर्न को उन्होंने रिपीट किए, उसके बाद और भी, हाँ एग्जैक्टली देखो 38 क्वेश्चन नंबर 2018 में पूछा है, 2018 में वापस रिपीट हुआ है, तो देख रहे हो ना 2005 रिपीट होकर के आया 14 में, 14 रिपीट होकर के आया 18 में, सेम पैटर्न के कंसेप्ट। तो इसीलिए बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर का अहमियत इतना ज्यादा है, ठीक है ना। जितना चीज करा रहा हूं उतना अगर करके जाओगे तो आधा क्वेश्चन तो आपको देख करके पता ही चल जाएगा कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन ही हो जाएगा। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन था, 19 था। एफ एक फंक्शन डिजाइन किया है उन्होंने, r से r पे डिफाइंड है, ठीक है। सच दैट मॉड्यूलस ऑफ fx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, और आपको x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 पे, मैं पहले डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करता हूं क्योंकि फायदा है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया है, तब तो कंटीन्यूअस होगा, पक्का है। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और वजह यह है कि LHD RHD दोनों फाइनाइट आ रहा है बट अनइक्वल है, तब भी कंटीन्यूअस डायरेक्टली बोल देंगे, है ना। बट अगर नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू एनी वन ऑफ देम,
आपका मतलब LHD RHD कोई भी वन ऑफ देम इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तब की बात तो आपको चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी फिर भी अपन पहले निकाल करके देखते हैं। LHD हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 माइनस f of 0 माइनस h डिवाइडेड बाई h। f of 0 कितना है? f of 0 कितना होगा? f of 0 का डाटा तो देना चाहिए, f of 0 नहीं दिया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, f of 0 अगर नहीं दिया तब तो मुसीबत में डाल दिया यार। f of 0 तो एटलीस्ट देना चाहिए था उनको, है ना भाई? f of 0 तो एटलीस्ट देना चाहिए था। इतना सा कंफर्म है कि f of 0 का जो मॉड्यूलस है वो 0 से छोटा होगा। तो अगर मैं x का वैल्यू यहां से 0 डालता हूं, जरा ध्यान से देखिए ना एक चीज, अगर मैं x का वैल्यू यहां पे 0 डाल रहा हूं तो मॉड्यूलस ऑफ f of 0 मुझे क्या मिल रहा है? लेस देन इक्वल टू 0। तो मॉड्यूलस क्वांटिटी कभी लेस देन 0 होगा क्या? इसका मतलब तो क्लियरली पता चल रहा है ना कि f0 जो है वो 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मॉड्यूलस तो उससे छोटा हो नहीं सकता है। तो f0 क्या होगा? 0 अगर मान लेते तो ये f of माइनस h डिवाइडेड बाई h आ जाएगा। क्लियर है क्या? दैट इज f0 by 0 वाला सीन। ठीक है ना? f0 by 0 दैट इज 0 by 0 वाला सीन पूरा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? बट बहुत बच्चे यहाँ पे क्या कर देंगे, देख मतलब आंसर भले उनका सेम आ जाए बट गलती यहाँ पे क्या करते हैं मैं बताता हूँ। h टेंडिंग टू 0 डाल देंगे, फिर बोलेंगे कि सर f0 का वैल्यू तो आपने बोला 0 है ना, और नीचे h तो अप्रोचिंग 0 है, तो 0 बाई अप्रोचिंग 0 का आंसर लिख देगा 0। बट वो ध्यान ही नहीं दिया कि f का वैल्यू एग्जैक्ट 0 पे 0 है, एग्जैक्ट 0 पे 0 है। यहाँ पे h जब 0 को टेंड करेगा तो ये f के अंदर एग्जैक्ट 0 नहीं बैठेगा, जिस कारण इसका आंसर में 0 नहीं लिख सकता। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो ये LHD आ गया। अगर मैं RHD का बात करूं तो RHD विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 प्लस h इज fh माइनस f0 तो 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो ये एक लिमिट आ गया और ये एक लिमिट आ गया। अब इन दोनों लिमिट को कैसे निपटाना है वही चीज अपने को समझना है। ठीक है, देखिए कैसे समझते हैं, है ना? यही है आपका ट्रिकी चीज जिसको आपको ध्यान से समझना है। अगर मॉड्यूलस ऑफ fx लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर है तो fx का वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूं? माइनस एक्स स्क्वायर से x स्क्वायर बोल सकता हूं ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो f ऑफ h का वैल्यू भी मैं बोल सकता हूं ना, माइनस h स्क्वायर से h स्क्वायर होगा, और h तो हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर मैं h से तीनों साइड डिवाइड कर देता हूं तो इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस प्रकार से चेंजेस हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? और अगर इस प्रकार से चेंजेस हो जाएगा, है ना, और बाय सैंडविच थ्योरम अगर आप बोल सकते हो ना कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h या फिर माइनस h, मतलब इस फंक्शन का और इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अगर h टेंडिंग टू 0 पे दोनों ही 0 है, सेम है, तो बाय सैंडविच थ्योरम आप ये कमेंट कर पाओगे कि बीच वाला जो सैंडविच है उसका लिमिट भी h टेंडिंग टू 0 पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर भी 0 हो जाएगा, इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों 0 हो गया मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, और एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देयरफॉर इट मस्ट बी कंटीन्यूअस आल्सो एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, दैट इज 19 का बी पार्ट हो जाएगा आंसर। चेक कर लेते हैं, 19 का बी पार्ट ही दिख रहा है आंसर। क्लियर है? तो ये सैंडविच थ्योरम वाला कंसेप्ट जो है बड़ा तगड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से, इनइक्वालिटी जब भी देख लेंगे ना आप समझ जाना यहाँ पे सैंडविच का कोई ना कोई खेल है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा, यहां से एक मिस्टेक तो 0 डायरेक्टली लिख देगा वो अलग बात है, बट मैं बोल रहा था ना पहले, अगर आप इस प्रकार से मत लिखिएगा कि f0 0 बाई अप्रोचिंग 0 इज 0, है ना, ऐसे मत लिखिएगा, प्रॉपर सैंडविच थ्योरम से कंसेप्ट लेकर के लिखिए। ठीक है, 19 नंबर हो गया। 20 प्रति क्वेश्चन कर लोगे? 21 करा दिया इस प्रकार के क्वेश्चन। 22 अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है, कहां पे, किस कंडीशन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है x इक्वल टू 0 पे? चलो, a mod sin x plus b e to the power x, a mod sin x plus b e to the power mod x प्लस mod x का क्यूब। ठीक है, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है कहां पे भाई? एट x इक्वल टू 0।
है या नहीं है? x ग्रेटर देन 0 पे ये क्या होगा x क्यूब, x लेस देन 0 पे ये क्या होगा माइनस एक्स क्यूब। अगर डिफरेंशिएट करते बोथ साइड तो ये क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3x² x इक्वल टू 0 पे सेम आएगा। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? चलिए e टू दी पावर मॉड x के बारे में देखते हैं। e टू दी पावर मॉड x किधर होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियरली पता चल रहा है कि ऐसे से कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, दैट इज ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। तो अगर इस ओवरऑल फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल होना है तो डेफिनेटली इन दोनों को खत्म हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर a और b नॉन जीरो हुआ तो ये कंप्लीटली नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा एट x इक्वल टू 0, और सम ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अगर आपका पूरा पूरा fx फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो इन दोनों को तो मतलब डिफरेंशिएबल होना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r माइनस 0 के लिए तो डिफरेंशिएबल ऐसे ही है, बट उन लोगों ने पूछा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r अगर डिफरेंशिएबल होना है तो क्या होगा बोलो? तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r अगर डिफरेंशिएबल होना है तो इन दोनों को खत्म होना पड़ेगा। इन दोनों को खत्म कब कर सकते हो आप? जब a और b दोनों का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन, a और b दोनों 0, b ऑप्शन में दिख रहा है, और c कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि c के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा चीज। अच्छा c किधर है? हाँ c यहाँ पे है। समझ आया ना? ये एक अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हो। ठीक है, चलो 23 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। हाँ, अरे ये क्या लिखा हूँ? ये तो अभी भी बोला। 23 है x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2y। y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर आपको डिफाइन करना है तो सबसे पहले इस मॉड्यूलस को डिफाइन करोगे ना। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं ना, x y जब मिक्सचर है तो इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, इसको आप एक्सप्लिसिट बनाओ, आराम से बना सकते हो। ठीक है, बेसिकली इम्प्लिसिट भी नहीं है, मतलब अलग सा एक फॉर्मेट में, एक रिलेशन का फॉर्मेट में दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो y अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो x प्लस y इज इक्वल टू 2y हो गया, तो x इज इक्वल टू y आ गया ना। तो y इज इक्वल टू f ऑफ x, जो फंक्शन बना वो क्या बना? x। y अगर ग्रेटर देन 0 है तो y इज इक्वल टू x है, तो x भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और अगर y लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 2y, तो y का वैल्यू हो जाएगा x बाई 3। तो y अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली x भी नेगेटिव होगा। तो y जो फंक्शन बना वो फंक्शन कंप्लीटली क्या बना? x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पे x बाई 3। इक्वालिटी कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस फंक्शन का तो डिफरेंशिएबिलिटी आराम से आप चेक कर सकते हो। क्लियर है ना? पक्का x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्लियरली दिख रहा है, कॉर्नर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ग्राफ अगर बोलोगे तो ग्राफ कैसे होगा? ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे कॉर्नर बन गया तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, बाकी कंटिन्यूअस तो हर जगह पे होगा। ठीक है, खत्म बात। एक पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, रिमेनिंग हर जगह पे ये क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। क्लियर है क्या? बंद हो गया यार, इसको वापस निकालो। बड़ा मेहनत है ये पूरा शीट डिस्कस करना यार, हालत खराब हो जाता है मेरा एकदम। चलो 23 आंसर अगर मैं देखूं, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा बट नॉट कंटिन्यूअस होगा, सॉरी कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ना, एक रिलेशन के हिसाब से एक फंक्शन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार के रिलेशन अगर दिया गया है तो आप कंफ्यूज होकर ढूंढते रह जाओगे, अरे फंक्शन कौन है, बट कितना आसानी से आप फंक्शन को निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारे टेक्निक्स दिमाग में नोट करके रखो यार, काम आएगा। कब काम आएगा किसी को नहीं पता। 24 क्वेश्चन तो मैंने शीट में ऑलरेडी बता रखा है, 25 वर्दी क्वेश्चन है, बोल आराम से कर लोगे। 26 हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है ये सब। 27, अच्छा ठीक है, चलो बता देते 27।
अगर x ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये आंसर हो जाएगा 1 x by 1 plus x। अगर x लेस देन 0 हो गया तो ये आंसर हो जाएगा x by 1 minus x। ठीक है, और इक्वल टू 0 पे क्या होगा आंसर 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 आप कहीं पे भी इक्वालिटी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर fx फंक्शन। अभी ये डिफरेंशिएबल कहां पे है वो आपको बताना है। ये डिफरेंशिएबल कहां पे है वो आपको बताना है। अभी देखो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप सोचोगे, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं x इक्वल टू 0 के अलावा बाकी किसी पॉइंट पे बात करना चाहता हूं, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 के अलावा अगर बाकी किसी पॉइंट पे बात करना चाहता हूं तो x ग्रेटर देन 0 पूरा इंटरवल के लिए ये भी कंटीन्यूअस है और ये भी कंटीन्यूअस है। ठीक है, और रेशियो ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज, अरे भाई क्या बोल रहा हूं यार, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, और रेशियो ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन बिकम्स ऑलवेज डिफरेंशिएबल प्रोवाइडेड द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज 0। मतलब x इक्वल टू -1 पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे भी देखो इस पूरा इंटरवल के लिए रेशियो ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, बट सोचना कहां पे पड़ेगा x इक्वल टू 1 पे। और एक और जगह पे सोचना पड़ेगा जहां पे फंक्शन अपना चेहरा चेंज किया, दैट इज कौन सा पॉइंट, x by 1 minus x, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और x by 1 plus x, ये बन गया। x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे जरा ध्यान से देखते हैं क्या होगा। LHD क्या होगा देखो, ये हो जाएगा ना LHD। RHD क्या होगा, RHD बाद में निकालोगे, पहले ये निकाल देते हैं। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0 माइनस f ऑफ माइनस h, नेगेटिव वाले में पुट करेंगे ना तो माइनस h बाई 1 प्लस h हो जाएगा, डिवाइडेड बाई h, h कैंसिल, 0 डालेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं RHD का बात करूं, RHD तो RHD क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। तो f ऑफ h कितना हो जाएगा आपका, LHL उधर वाले पे पुट करोगे ना तो h बाई 1 प्लस h हो जाएगा, माइनस f0 कितना होगा 0 डिवाइडेड बाय h, तो h कैंसिल तो आंसर 1 ही आएगा। तो दोनों पे तो इक्वल आ रहा है, LHD RHD दोनों इक्वल आ रहा है। x इक्वल टू 0 पे मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 1 और -1 देखो, 1 और -1 पे अगर मैं देखो तो फंक्शन तो 1 और -1 पे, 1 पे तो डिसकंटीन्यूअस है ना, -1 पे, -1 और 1 के अकॉर्डिंग तो फंक्शन चेंज नहीं किया ना अपने आप को, फंक्शन तो सेम ही है। -1 तो ये पूरा इंटरवल में -1 का लेफ्ट साइड जाओ, राइट साइड में जाओ, जिस साइड में भी आप जाना चाहते हो, जिस साइड में भी आप जाना चाहते हो। लेकिन अच्छा, ओहो मैं क्या बोल रहा हूं यार, -1 और 1 पे कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, -1 तो इस इंटरवल में हो ही नहीं सकता है। x ग्रेटर देन 0 के लिए तो डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, और x लेस देन 0 के लिए भी कभी डिनोमिनेटर होगा नहीं। तो डाउट पॉइंट तो एक ही था 0, जहां पे डिफरेंशिएबल मिल गया, मतलब तो और कोई डाउट पॉइंट है ही नहीं, मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, f is differentiable in the interval -infinity to infinity, that is C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन सेम वो इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, सैंडविच वाला, कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, 29 एकदम जल्दी सवाल है, डायरेक्टली लॉपिटल लगाओ, एक स्टेप लॉपिटल लगाने से आंसर आ जाएगा, है ना, 5 ही आएगा आंसर, देख के पता चल रहा है। 30 तो शीट नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 में करा दिया, 31 तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो 2012 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2017 में, अभी भी बताया था स्टार्टिंग में ही आपको। 32 रद्दी सवाल आराम से कर लोगे। 33 थोड़ी देर पहले बता दी मैंने आपको। 34 जैसा क्वेश्चन आज ही बोला एक्सरसाइज 1 में, सॉरी हाँ एक्सरसाइज 1 में ही बोला था, याद है ना, वो एक था ना x2 टू द पावर -2 टू द पावर समथिंग ऐसा कुछ, तो आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट बन रहा है, आराम से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। 35 अच्छा 35 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है, चलो बता देते हैं। ठीक है, 35 36 दोनों नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिख रहा है, बता देते चलो। इस एक्सरसाइज 4 में कंटिन्यूटी भी है एक साथ, इसीलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, नहीं तो क्या है बोलो। अरे किधर है भाई, गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है हमको सवाल। हाँ दिख गया,
एस एक सेट डिफाइन कर रखा है जहां पे टी बिलोंग्स टू रियल बोला है और एफ एक्स जो है वो आपको दिया गया है मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस पाई इंटू ई टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी। अच्छा, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल किस किस पॉइंट पे है वो बताना है, खत्म बात, ठीक है। चलो ठीक है ना, कॉमा दे करके इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टी ब्रैकेट क्लोज, मतलब टी भी निकालना है, बेसिकली टी निकालना है, कहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का चांस बन रहा है पाई पे, इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का चांस बन रहा है जीरो पे, क्योंकि e टू द पावर मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल होता है। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, अभी भी बना के दिखाया था, -1 करोगे तो ऐसे हो जाएगा, खत्म बात, शार्प कॉर्नर आ रहा है। ये भी कहां पे, जीरो पे। तो डाउट पॉइंट आपका क्या मिला, पाई और जीरो। अभी एक चीज ध्यान से सुनो, पाई पे तो मैं कहीं पे भी डायरेक्टली बोल नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो जीरो और पाई दोनों जगह पे चेक करना पड़ जाएगा, नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, चेक करना पड़ जाएगा तो चेक कर देंगे, क्या इशू है। बट चेक करना ही अच्छा नहीं लग रहा है एकदम, ठीक है, आप नहीं कर सकते क्या इसको चेक। F0 यार कर लीजिए, मैं खुद से चेक यार, आराम से हो जाएगा, क्या बोलूं यार, एक जगह पे चेक करके दिखा रहा हूं, दोनों नहीं करने वाला, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा तो आप करोगे, F0 माइनस H डिवाइडेड बाई H, तो ये लिमिट H टेंडिंग टू जीरो, F0 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कंफर्म, माइनस एफ ऑफ माइनस H कितना होगा, मॉड्यूलस ऑफ माइनस H माइनस पाई e टू द पावर मॉड H, मॉड ऑफ माइनस H तो H ही हो जाएगा, सॉरी मॉड H होगा, और साइन ऑफ इधर रहेगा आपका मॉड ऑफ माइनस H, दैट इज मॉड ऑफ H की बात है। अभी ध्यान से देखो कि H तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड लगाना ना लगाना यहाँ पे तो बराबर है, ठीक है ना। तो ये वाला लिमिट तो आंसर कितना दे दिया, 1 दे दिया ना। अभी इस लिमिट का आंसर भी क्या हो जाएगा, इसको अगर नीचे एक H मिल जाता तो आंसर 1 हो जाता है इसका, तो इसको नीचे H लगा दो, इधर एक और H लगा दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। और यहाँ पे बच रहा है H, तो लिमिट H टेंडिंग टू जीरो, H इंटू मॉड्यूलस ऑफ माइनस H माइनस पाई बच रहा है, तो ये तो जीरो डालने में आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली RHD अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही बचेगा, बस प्लस H में आएगा, ठीक है ना, तो उसका आंसर भी जीरो आएगा, क्लियरली देख के पता चल रहा है। तो अगर दोनों के दोनों जीरो आ गया, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा एट x इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। और अभी बस डाउट पॉइंट एक ही जगह पे बचता है, वो कौन है, x इक्वल टू पाई पे बचता है, सही है भाई, x इक्वल टू पाई पे बचता है। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर क्या दिख रहा है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, 35 है, तो 35 क्या दिख रहा है मुझे, तो 35 का आंसर ही नहीं है मेरे पास, शीट में तो आंसर ही नहीं दिया 35 का, तो इधर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो पे तो नहीं होगा आंसर, है ना, या तो 5 होगा या तो पाई होगा, पाई पे चेक कर लीजिएगा, चेक करके कमेंट कर देना आंसर, या तो बी होगा या तो डी होगा, क्योंकि ए और सब सी में तो जीरो इंक्लूडेड है, बट जीरो पे तो हो नहीं सकता है, क्लियर है, पक्का। चलो 36 देखो, इसी प्रोफाइल में क्वेश्चन डिजाइन किया है, बट एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग रिलेशन को थोड़ा सा यूज करने का प्रयास किया ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बट कंसेप्ट जो होशियार बच्चा है वो समझ जाएगा कि कंसेप्ट वही का वही है, कुछ चेंजेस नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा चेंजेस आया है, ठीक है। तो एस एक सेट दे रखा है जो कि किसके फॉर्मेट में है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में है, लैम्डा कॉमा म्यू, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूड कर दिया, जो किसका बिलोंग कर रहा है, किस सेट में बिलोंग कर रहा है, आर क्रॉस आर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें बिलोंग कर रहा है, सच दैट जो क्वेश्चन है वो अभी शुरू हो रहा है। एफ ऑफ टी आपका एक फंक्शन है जो कि है मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा ई टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ टी माइनस म्यू इनटू साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड टी, जहां पे टी रियल दिख रहा है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएबल होने के लिए बोला है एफ इज ए सबसेट ऑफ,
है ना, एस इज ए सबसेट ऑफ क्या होगा, मतलब आपको सिंपली लैम्डा और म्यू पे बातचीत करना है। लैम्डा और म्यू क्या होगा अगर पता चल गया तो काम हो जाएगा। इसको अगर हर जगह पे डिफरेंशिएबल होना है तो अभी देखो इस पे डिफरेंशिएबिलिटी का जब भी सवाल आएगा तो कहां पे डाउट पॉइंट आएगा, जीरो पे, है ना। इधर अगर डिफरेंशिएबिलिटी का बात आएगा तो कहां पे डाउट पॉइंट आएगा, जीरो पे। तो मुद्दे का चीज है कि डाउट पॉइंट हमेशा कहां पे आ रहा है, जीरो पे ही आ रहा है, ठीक है। जीरो पे ही फंक्शन अपना चेहरा चेंज करेगा, दोनों फंक्शन, तो जीरो पे ही डाउट पॉइंट आ रहा है। जीरो पे अगर मैं डेरिवेटिव का बात करूं तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं RHD जीरो पे। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f of h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाई h। f of h क्या होगा रे, f of h हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा e टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ h माइनस म्यू, और इधर साइन 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ h माइनस f0 कितना होगा, साइन 0 0 इनटू दिस 0 ही हो जाएगा, तो लिख के फायदा नहीं, और नीचे आ जाएगा h हमेशा पॉजिटिव है तो यहाँ पे मॉड लगा के कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे भी मॉड लगा के कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे एक और 2 लगा देते हैं, तो ये वाला चीज तो पूरा पूरा क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो 1 इंटू 2 क्या बन गया 2, तो 2 बाहर आ गया। अभी अपना लिमिट क्या बच रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा e टू द पावर h माइनस म्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बोलो, e का वैल्यू 0 डालो तो ये कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ लैम्डा माइनस म्यू, हो गया काम। चलो तो ये तो हो गया LHD, सॉरी RHD हो गया। LHD का अगर मैं बात करूं तो LHD क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f0 तो 0 ही दिख रहा है, 0 माइनस f ऑफ माइनस h आपको बताना है ना, माइनस h अगर आपको बताना है तो क्या होगा, मॉड ऑफ लैम्डा e टू द पावर मॉड ऑफ माइनस h दैट इज मॉड h माइनस म्यू इनटू साइन ऑफ 2 इनटू मॉड h हो जाएगा, नीचे h आएगा, तो मॉड लगाना ना लगाना बराबर है, यहाँ पे 2 लाओ, यहाँ पे 2 लाओ, तो ये तो 1 हो गया, तो ये आ जाएगा -2 इंटू मॉड ऑफ लैम्डा e टू द पावर 0 तो 1 माइनस म्यू। तो अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है, बाकी हर जगह पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई डाउट ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक हर जगह पे डिफरेंशिएबल। डाउट आया मॉड्यूलस के वजह से कहां पे, 0 पे, तो 0 पे अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल है तो इसको और इसको इक्वल होना पड़ेगा, अगर इसको और इसको इक्वल होना पड़ेगा दैट इज दिस मस्ट बी इक्वल टू दैट, ठीक है ना। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है 4 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू 0 दैट इज म्यू इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा हो जाएगा। तो अगर म्यू और मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इक्वल है तो क्या ऑप्शन बन रहा है कि लैम्डा कुछ भी हो सकता है बट म्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ समथिंग है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और लैम्डा हमेशा रियल नंबर होगा। अगर म्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लैम्डा अगर रियल नंबर है तो लैम्डा कोमा म्यू जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो किसका सबसेट होगा, r क्रॉस कौन सा इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो r क्रॉस 0 टू इंफिनिटी किस ऑप्शन में दिख रहा है, देख लो, चेक कर लो, ए ऑप्शन में दिख रहा है तो ए हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, सेम कंसेप्ट में क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको घुमा करके ट्रिकी करके पूछा है, ठीक है, जो मेंस कभी कभी करता है ना, उसमें कोई शक नहीं है। 37 सिंपल है, 38 वही सैंडविच वाला चीज थोड़ी देर पहले बता दी। 39 देखो आपको नहीं चाहिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया गलती से। 40 सिंपल है, आराम से कर सकते हो, इस प्रकार की क्वेश्चन भर भर के करा दिया। 41 वही मैक्स मीन वाला फंडा, ठीक है, आराम से बना सकते हो। 42 सॉरी 42 भी अभी नहीं चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है। 43 इस प्रकार की क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में ऑलरेडी मैंने बता दिया, मैंने बोला था मेंस भी पूछा है, एडवांस भी पूछा है, ये देखो 2019 में मेंस में पूछा था। 43 हो गया। 44 तो अभी सेम टाइप के क्वेश्चन अभी भी कराया, कर लो, सिंपल है। 45 sin x cos x बना लो, दोनों का मिनिमम ले लो, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 46 डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी नहीं चाहिए, नहीं कर पाओगे अभी। 47 मोनोटोनिसिटी है, अभी छोड़ दो, अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने ग्रुप में ये वो इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है। हाँ 48 तो सिंपल दिख रहा है ना, डायरेक्टली 1 टू दी पावर इंफिनिटी वाला लिमिट है, तो e टू दी पावर gx इंटू fx माइनस 1 डायरेक्टली सॉल्व कर लो। और फंक्शन बस डिफरेंशिएबिलिटी का इतना सा कंसेप्ट है यहाँ पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो f'3 और f'2 एग्जिस्ट कर रहा है, बस उतना सा ही इंफॉर्मेशन है, बाकी पूरा पूरा क्वेश्चन लिमिट का ही है। 49 सिंपल है, अलग अलग इंटरवल में बॉक्स और मॉड को डिफाइन कर लो, हो जाएगा, खत्म बात। 50 सिंपल है, मॉड को डिफाइन कर लो अपना आप, हो जाएगा काम। 4 इंटरवल बन जाएगा ना, 2 तो उन लोग डिफाइन करके दिया ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 में, और आप बस उसको पाई से छोटा पाई से बड़ा इस प्रकार से डिफाइन कर लो। ठीक है, पाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 कहां पे होगा, जहां पे आपका x पाई से छोटा होगा, और मतलब पाई से छोटे वाले के लिए एक इंटरवल, पाई से 5 के लिए एक इंटरवल, और पाई से बड़ा 5 से बड़ा वाले के लिए एक इंटरवल। तो 3 इंटरवल में 3 फंक्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंगली कंटिन्यूटी का कंडीशन लगा दो, आ जाएगा a और b का वैल्यू। 51 लेबनिट्ज का क्वेश्चन है, छोड़ दो अभी नहीं चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में करोगे, गलती से आगे आई है ऐसा। 51 52 छोड़ दो, ठीक है। 53 एकदम सिंपल है, सिंपल, f ऑफ x, ठीक है ना, मतलब क्या है, f ऑफ x कौन सा फंक्शन होगा, क्लियरली दिख रहा है कौन सा फंक्शन होगा, क्या होगा, 15 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 10, ठीक है, और माइनस 10, ये फंक्शन हो जाएगा ना f ऑफ x। तो ये 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, खत्म बात। बस इस चीज को ट्रांसफॉर्मेशन से बना दो, मॉड x से ट्रांसफॉर्म करके इसका ग्राफ बना दो और देख लो कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, खत्म बात, ठीक है। 54 55 ये सारे रद्दी क्वेश्चन है, एकदम बता रखा है मैंने आपको। 56 तो थियरी पे क्वेश्चन पूछ लिया भाई, थियरी पे नोट पे क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली, देखो नोट पे क्लास नोट्स पे क्वेश्चन पूछ रखा है डायरेक्टली। 57 ये सारे क्लास के क्वेश्चन है, क्या बोलो, कुछ बोलने का है ही नहीं। 58 अलग अलग इंटरवल में बॉक्स को डिफाइन कर दो ना, काम खत्म, नहीं होता है तो बता दीजिएगा। 59 एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसका लिमिट निकालना है बस, और क्या करना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करना है, कंटिन्यूअस है या नहीं, पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो चेक कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। 61 नहीं चाहिए, इंटीग्रेशन है बाद में आएगा। 60 जो है, 60 में एकदम सिंपल है, ए बी का वैल्यू निकालना है, f(2) निकालना है ना। f(2) निकालने के लिए क्या चाहिए, a और b का तो वैल्यू चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली चेंज कर दिया, देखिए ना, टेस्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि उन लोगों ने पहले f(2) पूछ लिया। अभी आप जानते हो कि f(2) निकालने के लिए फंक्शन कौन सा है, x = 2 पे x² + bx + 4, तो आपको a और b का वैल्यू का जरूरत होगा ही, और a और b का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ठीक है ना। बोल के भी दिया फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरा पूरा रियल पे, ठीक है। और बस 59 चलो बता ही देता हूँ लास्ट स्टेज, है ना, अगर नहीं कर पाओगे बाद में तकलीफ हो जाएगा वापस। देख लो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालोगे, RHD निकाल करके दे देता हूँ, RHD निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 plus h, दैट इज fh minus f0 डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। तो f0 0 है तो h हो जाएगा h into e to the power 1/h minus e to the power minus 1/h by e to the power 1/h plus e to the power minus 1/h, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, ये h कैंसिल, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा e to the power 1/h का होल स्क्वायर, दैट इज 2/h minus 1/e to the power 2/h plus 1, ठीक है। तो अगर h का वैल्यू 0 डालता हूं तो ये किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी, तो e to the power infinity will be tend to infinity, समझ में आ रहा है ना। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट है, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो e to the power 2h से डिवाइड कर दीजिए, तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। अभी h टेंडिंग टू 0 पे ये भी 1/e to the power infinity, ये भी 0, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो x = 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल, LHD निकाल दीजिएगा, सेम 1 ही आएगा आंसर। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया x = 0 एंड हेंस वी कैन से दैट f(0) = 1। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है x = 0, f(0) का वैल्यू 1 आया, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। f(0) का आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो आंसर क्या दिया है देख लेता हूं, तो 59 का 4 दिया है सर, f(0) 0 है, गलती हुआ है क्या, नहीं कोई गलती नहीं, चेंज कर देना आंसर को, मिस्टेक होगा आंसर पे। f(0) क्या होगा, 1 होगा, मतलब ए ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। मेंस वाला सेक्शन पूरा पूरा डिस्कस कर दिया। जो क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा 8-10 क्वेश्चन वो मैंने पूरा पूरा करके दिया, बाकी मैंने ऐसे ही डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। अगर आप कर रहे हो एक्सरसाइज 1 प्रॉपर्ली, अगर आपको सेलेक्ट होने का शौक है, मैथ्स में बहुत अच्छा तगड़ा नंबर लाने का शौक है, तो आप ऐसे ही करोगे, और ऐसे ही करोगे तो एक्सरसाइज 4 के ये 40 क्वेश्चन आप ऐसे ही बना पाओगे। मैं इतना गर्मी में मेहनत करके क्या करूंगा,
मेरे से मेहनत करके क्या कराऊं? जो बच्चे कर रहे हैं और करके नहीं कर पाए जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मेरे को पता है कि कौन सा नहीं कर पाए, वो ने बता दिया। उसके बावजूद अगर किसी ने ईमानदारी से किया और कुछ डाउट रहता है, वो छोटा मोटा डाउट होगा जो मैं पूछेगा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी और करके क्या करूं? चलिए अभी अगला पार्ट, लास्ट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, एडवांस वाला सेक्शन। एक पॉज लेके मैं देख लेता हूँ, उस चीज को प्रॉपर्ली डिस्कस करता हूँ, तो डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।